नमस्कार, देश दिन भर देख रहा है आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी और ईडी की कस्टडी में फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं। और लगातार जिस तरह से शराब नीति मामले में चौतरफा घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया, जमानत की लगातार गुहार लगाई जा रही है और इसी क्रम में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर यह सुनवाई होगी और क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर ईडी की तरफ से कि पूछताछ में, जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं और इसीलिए ईडी की कस्टडी में फिलहाल मनीष सिसोदिया हैं। शराब नीति घोटाला मामले में चौतरफा घिरे हुए हैं लगातार मुश्किलें। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। फिलहाल ईडी की कस्टडी में मनीष सिसोदिया हैं और अब आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ दलीलें आज पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश की जाती हैं, क्योंकि लगातार जमानत को लेकर गुहार लगाई जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी, देखिए कब आज पेशी होगी और आज सुनवाई किस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले लगातार सीबीआई वाले मामले में आपने देखा कि एक के बाद एक बैक टू बैक सुनवाई हुई। पिछले कुछ दिनों पहले भी सीबीआई वाले मामले में सुनवाई हुई थी। ऐसे में ईडी वाले मामले में आज सुनवाई होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि जो जमानत याचिका है उस पर कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है, करीब 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की ओर से आप देखिए, जब से मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, चाहे सीबीआई वाले मामले में या ईडी वाले मामले में, क्योंकि ईडी वाले मामले में अगर बात करें तो 20 तारीख को, पिछले 20 तारीख को उन्हें पेश किया गया था। वहीं सीबीआई वाले मामले में लगातार उनकी पेशी चल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दलीलें मनीष सिसोदिया की ओर से दी जा रही है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जितने भी जो डिजिटल गैजेट्स हैं या जितने दस्तावेज हैं वो सीबीआई ने या ईडी ने कहीं ना कहीं बरामद कर लिए हैं। जितनी पूछताछ है वो पूछताछ कर चुकी है और लंबा वक्त बीत गया। मनीष सिसोदिया एक बड़े कद के नेता है, ये तमाम जो हवाला है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य का भी हवाला आपने देखा कि कोर्ट रूम में दिया गया था। ऐसे में आज देखना होगा कि ईडी वाले मामले में किस तरीके से मनीष सिसोदिया की ओर से खासतौर पर दलीलें दी जाती है, क्योंकि पिछली बार ईडी ने, आपने देखा कि किस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी बात रखते हुए ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया से अभी और भी पूछताछ करनी है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो डिजिटल गैजेट्स बरामद किए गए, खासतौर पर मोबाइल फोन का जिक्र किया गया, उसमें से जो ईमेल है उसको डिलीट किया गया था, उसको ईडी ने रिकवर किया है और जो एनालिसिस है वो किया जा रहा है। जो भी डेटा रिकवर किया गया है उसको एनालिसिस करना है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया से अभी और भी पूछताछ करनी है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सीबीआई की जब पूछताछ चल रही थी या सीबीआई वाले मामले में जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सीबीआई ने यहां तक कह दिया कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो वो एक बड़े कद के नेता हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया को लगातार बैक टू बैक आपने देखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चली लेकिन राहत नहीं मिली। ऐसे में आप आज देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से खासतौर पे क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। संभवतः कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया एक बार फिर से वही बात दोहरा सकते हैं और कह सकते हैं कि काफी लंबा वक्त बीत गया है। ऐसे में किसी को इस तरीके से रिमांड पे लेना का औचित्य नहीं है और क्योंकि पिछली बार ये बातें कही गई थी। आप देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में खासतौर पे ईडी की ओर से, क्योंकि ईडी को भी कहीं ना कहीं अब जवाब देना होगा कि अब तक की पूछताछ में ईडी ने क्या कुछ प्राप्त किया है और क्या कुछ आगे पूछताछ अगर करनी है तो कितना अभी वक्त लगेगा। तो ऐसे में अब जब दोनों ही दलीलें, दोनों पक्ष की दलीलें जब राउज एवेन्यू कोर्ट, पीयूष, लेकिन देखा ये जाता है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचते हैं, जमानत की याचिका लेकर गुहार लगाते हैं जमानत की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से रिमांड बढ़ जाती है। क्या माना जाए, आज क्या कोर्ट से सामने आ सकती है बड़ी खबर?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया मामले में आपने देखा कि कोई अचानक से कार्रवाई नहीं हुई, लंबी प्रक्रिया चली, महीनों से कार्रवाई चली, महीनों में कई बार जो है वो सीबीआई ने रेड डाली, उसके बाद ईडी ने पूछताछ की, तो एक लंबी प्रक्रिया चली। और ये जो आरोप लगा है, ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में निश्चित रूप से कड़ी दर कड़ी निकलकर सामने आ रही है, जो पूछताछ हो रही है उससे जो निकलकर सामने चीजें आ रही है, जिन लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक जब ईडी पूछताछ करेगी तो किसी के नाम को लेकर अगर खुलासा होता है या किसी चीज को लेकर खुलासा होता है तो उसको कहीं ना कहीं उस तक पहुंचने में कुछ दिन का वक्त लगता है। ऐसे में ईडी ये दलीलें दे सकती है कि मनीष सिसोदिया से अभी और भी पूछताछ करानी है, खासतौर पे जिन लोगों पे और भी आरोप लगे हैं उनसे आमना सामना कराने को लेकर भी यहाँ पे कहा जा सकता है कि उनसे आमना सामना कराकर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार प्रक्रियाएं चल रही हैं और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पिछली बार आपने देखा होगा किस तरीके से कहा गया था मनीष सिसोदिया की ओर से कि ईडी जो है वो परेशान कर रही है, अलग अलग कमरों में बैठाया जाता है पूछताछ के नाम पर, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया जाता है। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक सुनवाई भी होने वाली है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि अब देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया मामले में क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या न्यायिक हिरासत उनकी जो है वो बढ़ाता है या मनीष सिसोदिया को राहत देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बूथों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में मौजूद रहेंगे सांसद और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। वर्चुअल संबोधन के माध्यम से तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि स्थापना दिवस का मौका बीजेपी का है और इसी के क्रम में स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी बूथों के कार्यकर्ताओं से भी वर्चुअली सम्मिलित होंगे और वर्चुअली संबोधित करेंगे। संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में सांसद भी मौजूद रहेंगे जो कि इस संबोधन को सुनेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित की गई है। राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। लगातार मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है और हंगामा करता हुआ सदन के अंदर दिखाई देता है और इसी को लेकर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी अडानी मुद्दा तो कभी राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मुद्दा, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का मुद्दा, इन सभी के विषयों पर केंद्रित विपक्ष इस वक्त हंगामेदार तस्वीरें दिखाता हुआ बड़ी खबर आपको बता दें, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार। मरणोपरांत मिलने वाले पद्म विभूषण को लेने संसद भवन पहुंचे अखिलेश यादव। पत्नी के साथ पहुंचे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं अखिलेश यादव। संसद भवन में कई सारे विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और आज मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण, जो कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को सम्मान दिया गया है, वो लेने के लिए पहुंचेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इनके साथ पत्नी भी मौजूद रहेंगी और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि संसद भवन में ही कई अन्य विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार दरअसल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दिया जाएगा और इसी पुरस्कार को, इसी सम्मान को लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे अखिलेश यादव। संसद भवन में कई अन्य विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, पत्नी संग राष्ट्रपति भवन पहुंच गए अखिलेश यादव। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय
मुलायम सिंह यादव को जो पद्म विभूषण का सम्मान दिया जाएगा, उस सम्मान को लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनको आज मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये पुरस्कार कहीं न कहीं लेंगे। और चूंकि शाम 5 बजे का जो कार्यक्रम है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसका आयोजन किया गया है और पुरस्कार लेने के लिए अखिलेश यादव चूंकि दिल्ली पहुंच गए हैं और थोड़ी देर पहले वो संसद भवन पहुंचे हुए हैं और संसद भवन के अंदर तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जाएगा तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव तो चूंकि ये पुरस्कार लेंगे ही लेंगे, लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं इस कार्यक्रम में। पीयूष, लेकिन लगातार जिस तरह से सम्मान पर भी सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स की जा रही है, लगातार सपा की तरफ से, सपा के नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि पद्म विभूषण तो देना ही चाहिए था, साथ ही साथ भारत रत्न की भी मांग कर दी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के इससे पहले भी बयान आए थे जब ये ऐलान हुआ था कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण है उस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आए कि चूंकि मुलायम सिंह यादव बड़े कद की नेता थे, उनका व्यक्तित्व शानदार रहा है, उनकी एक अपनी अलग छवि थी, ऐसे में उन्हें भारत रत्न से कहीं न कहीं सम्मानित करना चाहिए। हालांकि पद्म विभूषण का भी स्वागत कई नेताओं ने किया है, लेकिन भारत रत्न देने की मांग जो है वो शुरू से ही समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी उठाए हैं। आज जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने भी इस बात को फिर से दोहराया है और कहा है कि मुलायम सिंह ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए आज अहम दिन होगा। उपचुनाव के ऐलान के बीच अब्दुल्ला आजम मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए गए अब्दुल्ला आजम और अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका में फैसले पर रोक की मांग की गई थी। उपचुनाव के ऐलान के बीच अब्दुल्ला आजम मामले सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई। तो जिस तरह से याचिका में फैसले से पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी, वहीं आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और नालंदा जिले में बिहार शरीफ में रामनवमी पर हुई हिंसा को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सब जगह शांति है, जानबूझकर साजिश करवाई जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जानबूझकर साजिश करके तनाव फैलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गया। मनोज, क्या जानकारी? जिस तरह से देखिए लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर साजिश रची जा रही है और ये प्लाटिंग की जा रही है। सीधा आरोप अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर। जी बिल्कुल, जिस पर कुछ दिन पहले जो पर्व था उसमें दो समुदायों के बीच में जिस प्रकार जो हिंसा झड़प हुआ, जिसमें सासाराम और नालंदा जैसे जिलों में जलते रहे लोग, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसी समय अमित शाह जी गृह मंत्री का आगमन होता है बिहार में और वो जिस प्रकार भाषण देते हैं भड़काऊ, उनका कहना रहता है कि हमारी यदि बीजेपी की सीट आती है और पूरी सरकार यदि बीजेपी के हाथ में रहता तो दंगइयों को हम लोग उल्टा लटकाने का काम करते। तो ये इस तरह का जो भाषण अमित शाह देकर गए, उसके बाद उनका देखे नीतीश कुमार आज विधानसभा आ रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने पत्रकारों से बात करने के क्रम में कहा कि जो उसमें मतलब कहीं ना कहीं देखिए अमित शाह के तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा ये साजिश रची जा रही है, मतलब बीजेपी की ये साजिश रची जा रही है और उनके कारण ही इस तरह के जो है दंगा फसाद जो बिहार में हो रहा है ये हो रहा है और जो मार्केटिंग करने आ रहे हैं बाहर से मंत्री वो आना बंद करते। तो इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने कहा जिसको लेकर अभी राजनीति पूरी गर्म है बिहार में। मनोज, देखिए जिस तरह से सीधे तौर पर साफ कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने कि कोई भी गठबंधन नीतीश सरकार के साथ नहीं की जाएगी और ऐसे में अब हमलावर होते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस इसमें विफल रही है, अराजक तत्वों को जिस तरह से गिरफ्तार करने में अगर बात करें और उन पर शिकस्त लगाने में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है।
देखिए, अभी लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं इसमें तो तय है कि कहीं ना कहीं इस बार देखा जाएगा कि बीजेपी और जदयू महागठबंधन के साथ ये लोग एक साथ लड़ेंगे और बीजेपी अलग लड़ेगी इस बार लोकसभा चुनाव। इन चीजों को लेकर क्लियर माना जा रहा है बिहार में। लेकिन हाँ, अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि बिहार में जिस प्रकार देखा जा रहा है राजनीतिक दाव पेच, कब किससे कोई नाराज हो जाते हैं, कब कहाँ सत्ते किसी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं सरकार बनाने के लिए, तो विधानसभा की बात नहीं की जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा में ये तय है कि बीजेपी अपनी 40 सीटों पर अपने लड़ेंगी। वो ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वह रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुए दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद शहर की बिगड़ती हालात को देखते हुए जिला प्रशासन के नेतृत्व में शहर के प्रबंध लोगों द्वारा सद्भावना मार्च निकाला गया। इस सद्भावना मार्च में मंत्री श्रवण कुमार, कई दलों के नेताओं ने लोगों से शांति व्यवस्था को बहाल करने की अपील की। वहीं इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण जिस तरह से शहर को बदनाम किया गया है वो बेहद ही निंदनीय है। नगर आयुक्त को शहर के सभी वर्गों के गणमान्य लोग उपस्थित हैं और यही संदेश देना है लोगों को कि अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें, इसलिए सद्भावना मार्च किया गया है। नगर आयुक्त को शहर के सभी वर्गों के गणमान्य लोग उपस्थित हैं और यही संदेश देना है लोगों को कि अपना आपसी भाईचारा बनाए रखें, इसलिए सद्भावना मार्च किया गया है। शांति मार्च सद्भावना मार्च के जो है ऋषि की संतों की धरती रही है। यहाँ से शांति का संदेश जाए, यहाँ लोग जो है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का जो काम किए हैं उसमें शांति रहे, सब लोग शांति से रहे, इसी के लिए ये सद्भावना मार्च है। आपस में मिल्लत प्रेम भाईचारा शहर में बनाए रखे। ये सूफी संतों की धरती है, जिससे धरती पर अमन और शांति का पैगाम शांति मार्च के माध्यम से दिया जाएगा। सब लोग प्रेम आपस में भाईचारा बनाए रखें, इसी में सबकी भलाई है, सबकी उन्नति है, सबकी प्रगति है। सभी बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, सामाजिक लोग, सभी धर्म समुदाय से लोग यहाँ हैं एकत्रित और उनके ही अनुरोध पर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ये निकाला जा रहा है और जो ये बताया जा रहा है, ये संदेश है कि स्थिति। खबर बिहार के पटना से है, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने पीएम मोदी के विचारों से प्रभावित होकर उनकी जीवन पर किताब लिखी है, जिसका उन्होंने शीर्षक दिया है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी। राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर लिखी ये किताब है, जिसका लोकार्पण बिहार विधान परिषद सभागार में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक पारखी, एक बेहतर मनोवैज्ञानिक और नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन मुंगेर जिला कमेटी ने जिलाध्यक्ष ललन राज की अध्यक्षता में सिटी क्रिटिकल हॉस्पिटल कोड़ा मैदान मुंगेर के परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया। आयोजित कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महासचिव नवीन झा और धन्यवाद ज्ञापन जिला महासचिव रंजीत ठाकुर के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अबोध ठाकुर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां प्रथम पंचायत के वार्ड नंबर 7 के जयनगर गांव के अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस दौरान एक बाइक भी जलकर खाक हो गई। वहीं आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। झोपड़ी से आग निकलती देख अस्पताल में लोग समेत परिजन आग बुझाने के लिए पहुंच गए, लेकिन कहीं न कहीं इसमें विफलता हाथ लगी और इसमें मासूम की जान चली गई। बिहार में यूट्यूब और मनीष कश्यप को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। तत्काल में देखा जाए तो मनीष कश्यप पर पूर्व में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक धर्म विशेष पर अपराध टिप्पणी का आरोप लगाया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई थाना में आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है।
और मनीष कश्यप जो कि एक बहुत ही बहुचर्चित नाम बन गया है, अब इसको लेकर तमाम जगहों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं और एक ताज़ा मामला जहां ये वीडियो वायरल हुआ है और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गाजियाबाद दौरा। गाजियाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक और कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि महर्षि कश्यप जन्मोत्सव महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज उनका दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजन किया गया है और जनप्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। आगामी निकाय चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी रणनीति बना रही है। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद। मैडम पीछे आ जाइए, नीचे आ जाइए। आप लोग यहीं से माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद। मैडम पीछे आ जाइए, नीचे आ जाइए। आप लोग यहीं से और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा गाजियाबाद का, जिसमें आज विषयों पर बात करते हुए दिखाई देंगे, कई महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर आज मंथन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और इस बैठक के मायने इसलिए भी क्योंकि आगामी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो सकती है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि वो इससे बड़े सम्मान की हकदार है। हम मानते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी भारत रत्न के हकदार है, लेकिन पद्म विभूषण उन्हें दिया जा रहा है। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भारत रत्न की मांग की जा रही है। लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार जो बैठकें हैं या जो अभियान है वो चला रही है, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए। क्या कुछ कहेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से आप पक्ष रखते हो? देखिए, मैं मुसलमान हूँ और मुझे मालूम है कि मुसलमानों में पसमानदा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुसलमानों में, इस्लाम में इक्वलिटी का सबक दिया जाता है। मस्जिद के अंदर सब एक सफ़ में खड़ों के नमाज़ पढ़ते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। बीजेपी मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है इस बहाने से कि मुसलमान का वोट डिवाइड हो और बीजेपी मजबूत हो। तो इसके साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।